हमारा टॉपिक है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में आप जानते होंगे, इसके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ भी होगा आपका। आज जो टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं नीति आयोग, सबसे पहले इसका नीति आयोग का अर्थ जान लेते हैं। इस नीति का अर्थ क्या होता है? देखिए NITI, इसका नीति, सीधा सा बोलचाल की भाषा में इसको नीति बोल सकते हैं। आयोग को अंग्रेजी में आप कमीशन बोलते हो, ठीक है। अभी अपन एक एक शब्दों को, अक्षरों को लेकर चलते हैं। जैसे कि एन है, एन का अर्थ क्या होता है? नेशनल, NATION, नेशनल, नेशनल है। आई इंस्टीट्यूशन, INTITUTION, इंस्टीट्यूशन है। फोर है, टी का क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, और आई का हो गया इंडिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ए ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति, और आयोग का कमीशन है। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये इसका हिंदी में अर्थ हो गया नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नीति आयोग, ठीक है। इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि परीक्षा में आजकल शॉर्ट इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूरा अर्थ, उसका पूरा मीनिंग उसको पूछा जाता है, तो इसको आप देख लें, ठीक है। अभी जो ये नीति आयोग है उसको जानने से पहले अपन थोड़ा सा देख लें कि ये नीति आयोग आया कहां से। अचानक से तो आया नहीं है, इसको लाया गया। कहां से लाया गया? देखिए, अपन जब भी राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो एक नाम आता है योजना आयोग, योजना आयोग। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अभी योजना आयोग का कार्य क्या है? सीधा सा अर्थ है योजना आयोग, योजनाएं बनाना। कौन सी योजनाएं बनाना? पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, ये इसका कार्य। किसका कार्य है? योजना आयोग का। तो ये योजना आयोग है, इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। कार्य क्या था? पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो आप बता सकते हैं 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। जिस पर किस पर जोर दिया गया? इस पर जोर दिया गया कृषि, एग्रीकल्चर पर, कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये पहली पंचवर्षीय योजना, क्योंकि उस समय देश का विकास तीव्र गति से करना था, क्योंकि देश को आजाद हुए लगभग 3 साल हुए थे, और 3-4 सालों में देश काफी पिछड़ा हुआ था। जो कुछ भी था अंग्रेज लूट के ले गए। देश का विकास किस प्रकार से करना है, एक प्रकार से दिशाहीन हो गया था पूरा भारत, तो एक नए तरीके से स्टेप बाय स्टेप देश का विकास करना था। इसके लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाना आसान था, पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर ही देश का विकास करना था। ये पंचवर्षीय योजनाएं जो शब्द है अपन ने कहां से लिया? ये योजना कहां से लेकर आए अपने? ये लेकर आए सोवियत संघ से, ठीक है ना, जो आजकल रूस के नाम से प्रसिद्ध है। ये सोवियत संघ से ये अपन ने पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई हैं। 1 अप्रैल 1951 को हमारी पहली पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ हुई, ठीक है ना। इस योजना आयोग का कार्य था पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना। इसका गठन हुआ है 15 मार्च 1950 को। अभी एक चीज और पढ़ लें, ये जो योजना आयोग है इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है उसको क्या बोलते हैं? या तो गैर संवैधानिक निकाय कहा जाता है, या इसके लिए संविधानेतर निकाय, इसके लिए शब्द काम मिलते हैं। या तो गैर संवैधानिक निकाय या संविधानेतर निकाय। इसका अर्थ क्या हो गया? इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं है, इसके लिए शब्द काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, किसका? योजना आयोग का। तो ऐसे कैसे बन गई? ये ऐसे नहीं बनी है, इसको मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा इस योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। उसी प्रकार से एक राष्ट्रीय विकास परिषद भी थी, जिसका भी इसी प्रकार से और गठन किया गया था 1952 में। अभी योजना आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था?
योजना आयोग का अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। जो भी उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री होता वो योजना आयोग का अध्यक्ष बनता। अभी क्या हुआ, अपने नई सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, मोदी सरकार आई, कोई सा भी नाम लें आप, 2014 को, और उन्होंने आते ही क्या किया, इस योजना आयोग को भंग कर दिया और 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग के स्थान पर इस नीति आयोग का गठन कर दिया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया। आप कह सकते हो योजना आयोग तो अभी बंदी नहीं हुई है, इसका पहले कैसे कर दिया? मैं आपको सिर्फ तारीख बता रहा हूं, मैं वो तारीख भी बताऊंगा जब योजना आयोग को भंग किया गया। वो तारीख थी 13 अगस्त 2014। 13 अगस्त 2014 को इस योजना आयोग को भंग कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। जो यूआर वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं हालांकि कहता नहीं हूं कि आपको सब्सक्राइब करना है नहीं करना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें जो भी कमेंट करना है आपको या लाइक करना है तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा, जिसका ये होता है कि जो अन्य बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं उन तक भी ये जो अपना वीडियो है वो पहुंच सके। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग भंग हो गया, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया। इस नीति आयोग का भी सेम वैसी स्थिति है जैसी कि योजना आयोग की थी। इस नीति आयोग का गठन भी कैसे किया गया? मंत्रिमंडल के एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा किया गया। ठीक है ना? आपने इस प्रकार से इसको पूरी अगर परिभाषा देना चाहें तो इस प्रकार से दे सकते हैं कि योजना आयोग विधि द्वारा निर्मित एक गैर संवैधानिक निकाय था। गैर संवैधानिक, जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, संवैधानिक निकाय था। अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव के द्वारा इस नीति आयोग का गठन किया गया, इसकी स्थापना की गई। ठीक है ना? और किसके स्थान पर किया गया? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष भी पीएम होता है। पीएम यानी देश का प्रधानमंत्री। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ ले, वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? आप बता सकते हो नरेंद्र मोदी, क्योंकि इस समय देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तो ये नीति आयोग का भी अध्यक्ष है। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर हुआ है? योजना आयोग के स्थान पर है। अब चर्चा करते हैं कि नीति आयोग किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखें, थिंक टैंक, नाम याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। कौन है? नीति आयोग है। ठीक है, यानी इसका कार्य क्या है? सलाह देना, सरकार को परामर्श देना, निर्देशात्मक शक्ति इसके पास में। समय समय पर जिस प्रकार से सरकार परामर्श मांगे उसको ये परामर्श देने का कार्य है। आप इस प्रकार से कह सकते हो कि सरकार को निर्देशात्मक और नीतिगत, सरकार को निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करने का कार्य कौन करता है? नीति आयोग करता है। सरकार को समय समय पर निर्देशात्मक सलाह भी देगा और नीतिगत सलाह भी देगा। कार्य किसका है? नीति आयोग का कार्य है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। हम लोगों ने पढ़ लिया नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हो गया। इसके बाद में अपन लोग चर्चा करते हैं कि इस नीति आयोग का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अब आप अध्यक्ष है वो कौन हो गया? अध्यक्ष हो गया प्रधानमंत्री। जो भी समय है, पहला अध्यक्ष कौन था? नरेंद्र मोदी था, क्योंकि नरेंद्र मोदी 2014 में ही प्रधानमंत्री बन गया था। इसलिए वर्तमान में ये कब बना है? नीति आयोग 2015 में बना है। इसलिए इसका पहला प्रधानमंत्री भी कौन हो, पहला अध्यक्ष भी कौन है? नरेंद्र मोदी। वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी। उसके बाद में चर्चा करते हैं नीति आयोग का उपाध्यक्ष की।
परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि इसका पहला उपाध्यक्ष कौन था, तो पहला उपाध्यक्ष था डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। परीक्षा में प्रश्न ये पूछ ले कि वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, तो कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न आपसे पूछ ले, क्या प्रश्न पूछ ले, इसके सीईओ कौन है, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है इस समय नीति आयोग के, कौन है, अमिताभ कांत। अमिताभ बच्चन नहीं है, अमिताभ कांत इसके सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इसको आप याद रखेंगे। इनके अलावा इनके कुछ सदस्य होते हैं। सदस्य हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि पूर्णकालीन सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य या अंशकालीन सदस्य, या इसके पदेन सदस्य। ठीक है ना, इस प्रकार के हो सकते हैं। अब जैसे कि पूर्णकालिक सदस्य पहले जब 2015 में इसका गठन किया गया था तो इस समय इसके 2 ही सदस्य थे। इसके 2 ही सदस्य थे। 2 सदस्य कौन से थे, एक तो विवेक देवराय थे इसमें और एक वीके सारस्वत थे। ठीक है ना, अभी वीके सारस्वत है वो नहीं है। और इसमें वर्तमान में पूर्णकालिक सदस्य 3 है। तो जैसे कि एक तो यही हो गया विवेक देवराय। विवेक देवराय ये लगातार प्रारंभ से ही कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा और कौन हो सकते हैं, डॉक्टर विनोद पाल, विनोद पाल, या एक इसमें और हो सकते हैं रमेश चंद्र। ठीक है ना, रमेश चंद्र है। इन तीनों को ही, ये जो पूर्णकालिक सदस्य हैं तीनों, इन तीनों सदस्यों को ही वर्तमान में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। राज्य मंत्री का दर्जा इन तीनों को दिया गया है। ठीक है, पूर्ण ये जो अंशकालीन सदस्य हैं इनकी संख्या 2 हो सकती है। वर्तमान में इनके सदस्य इन्हीं में से बना दिए गए हैं, जो भी अन्य प्रकार के जो सदस्य हैं। पदेन सदस्य की बात करते हैं तो पदेन सदस्य सरकार के मंत्रिमंडल में से लिए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसके पूर्णकालिक सदस्य कौन से हैं, जैसे कि आपको नाम याद रहेगा, क्या नाम याद रहेगा, राजनाथ सिंह याद रहेगा नाम। ये इसके अलावा अमित शाह या नाम याद रहेगा, निर्मला सीतारमण। ऐसे सदस्य इनकी 4 याद रखना। इसमें 4 सदस्य होते हैं पदेन सदस्य। नीति आयोग में सरकार के 4 मंत्री होते हैं। तो इसमें क्या हुआ, राजनाथ सिंह हो गया, अमित शाह हो गया, निर्मला सीतारमण हो गया, और एक है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ये 4 सदस्य हैं। ये इस नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं। इनको आप लोग हैं, ये केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य आप कह सकते हो इनको, और ये इनको पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक सचिवालय भी कार्य करता है। अब सचिवालय में कितने अधिकारी कर्मचारी किस प्रकार से होंगे, तो उनके लिए शब्द काम आता है आवश्यकता अनुसार। जितनी आवश्यकता होती है उतने अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर नियुक्त किए जा सकते हैं, कमी बढ़ती आवश्यकता के अनुसार इसमें की जा सकती है। ये जो चीजें हैं आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद में आगे चलते हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति से प्रश्न आते हैं। केवल भारत की राजनीति महत्वपूर्ण नहीं होती है, इसलिए अपन आगे के जो वीडियो जाएंगे उनमें प्रयास करेंगे कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में भी, जो जितने भी प्रकार के आयोग बने हुए हैं या जिस प्रकार के भी, जैसे कि सार्क, आसियान वगैरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनकी भी अपन चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से, जिसका कारण क्या होगा कि जो करंट जीके वगैरह का जो प्रश्न होते हैं वो क्लियर हो सके। उसके बाद में इसमें एक गवर्निंग काउंसिल भी आता है। उसमें क्या होता है,
क्या कार्य करता है इसमें, इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं वो देखिएगा आप। गवर्निंग काउंसिल है, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भाग लेते हैं। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेशों में जिनमें विधानसभा है, जिनमें विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। ठीक है ना, इसको याद रखना। और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है वहां पर उपराज्यपाल गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। यानी कि जैसे कि अपन बात करें वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भाग लेंगे। ठीक है, इनके अलावा जिन राज्यों में विधानसभा है, तो विधानसभा किसमें है, जैसे कि वर्तमान की बात करें तो दिल्ली में विधानसभा है, पुदुचेरी में विधानसभा है, या जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बना है वहां पर भी विधानसभा की व्यवस्था है। तो इनके तो क्या है, मुख्यमंत्री भाग लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश हो गए तीनों ही, इनके मुख्यमंत्री भी नीति आयोग के सदस्य होंगे, ये गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। इनके अलावा जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश बच गए उनके जो उपराज्यपाल हैं वो इस गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। ठीक है, इनके अलावा ऐसा भी हो सकता है, आवश्यकता के अनुसार है, इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य आवश्यकता के अनुसार इन्हें बुलाया जा सकता है, इन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। ऐसे कौन से हो सकते हैं, जैसे कि अच्छा इनकी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री। ठीक है ना, नियुक्ति करेगा, या इसको नॉमिनेट आप नामित शब्द काम में दे सकते हो, नामित करेगा, है ना। इनके नाम भिजवाने का कार्य है वो प्रधानमंत्री करेगा। ठीक है ना। अभी जैसे कि वर्तमान की बात करें तो कौन है इसके विशेष आमंत्रित सदस्य इस समय कौन है, तो आप नाम दे सकते हो, जैसे कि नितिन गडकरी है, या इसके अलावा क्या नाम है थावरचंद गहलोत है, या इनके अलावा जो रमेश चंद्र पोखरियाल हैं वो इस समय विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। तो इस प्रकार की आपको याद रखेंगे। 3 नाम बताए मैंने, कौन बताया, थावरचंद गहलोत बता दिया, नितिन गडकरी बता दिया, रमेश चंद्र पोखरियाल बता दिया। ये 3 क्या हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा नामित होते हैं। ठीक है, अभी इनके लिए आप बता सकते हो कि कार्य क्या करता है नीति आयोग। नीति आयोग क्या कार्य करता है, ये थिंक टैंक के रूप में तो कार्य करता है, सलाह सरकार को निर्देशात्मक है और नीति की सलाह भी देता है, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कार्य हो सकते हैं इसके। तो कार्य कौन से हो सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा देखिएगा कि जो नीति आयोग है वो ग्राम स्तर पर है, गांव सबसे छोटा समूह होता है, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए, दोबारा सुनिएगा, नीति आयोग ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए एक तंत्र यानी शासन की स्थापना करेगा, एक तंत्र की स्थापना करेगा और उसे उत्तरोत्तर आगे की ओर अग्रसर करने के लिए उच्च स्तर तक पहुंचाने का कार्य करेगा। शुरुआत से नीचे तक लिया, ग्राम स्तर से लिया है और उसको ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करेगा। कौन करेगा, नीति आयोग करेगा। उसके अलावा जो ये नीति आयोग है, ये जो राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विशेषज्ञों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता को सहायक प्रणाली के रूप में बनाए रखेगा। इसके अलावा जो ये आयोग है, नीति आयोग है, ये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करने के लिए सरकार की सहायता और उनको लागू करने के लिए जितना भी इससे प्रयास हो सकता है उतना प्रयास करेगा, जिसके जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है उस लक्ष्य को ये प्राप्त कर सकेगा। यानी कि अपने इस प्रकार से कह सकते हैं कि नीति आयोग के द्वारा जो कार्यक्रम है और जो नीतियां हैं उनको लागू करने के लिए ये प्रौद्योगिकी जो टेक्निकल जो क्षेत्र आता है उस पर पूर्ण जोर देगा। ठीक है, इसके अलावा जो नीति आयोग है ये क्या करेगा,
क्योंकि नीति आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को साथ लेकर चलने पर बल देता है कि नीति आयोग क्या चाहता है कि केंद्र सरकार और सभी राज्यों की सरकारें साथ मिलकर कार्य करें। तो ये क्या करता है, अपने इस प्रकार से कह सकते हैं कि नीति आयोग सभी राज्यों को एक साथ राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए एक मंच पर लाना चाहता है, यानी सबको एक साथ जोड़ना चाहता है। हम ये भी कह सकते हैं कि नीति आयोग संघवाद को बढ़ावा देता है। संघवाद में क्या होता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार, है ना, संघवाद को बढ़ावा देता है। अपने इसमें एक चीज बताई गई है, मैं थोड़ा सा बताया नहीं आपको पहले। ये जो नीति आयोग है इसके कार्य करने के दो केंद्र हैं। नीति आयोग के कार्य करने के दो केंद्र हैं। दो केंद्र हैं। अब ये दो केंद्र कौन से, जिनको आप हब भी बोल सकते हो, है ना। एक इसको आप नाम दे सकते हो टीम इंडिया हब। टीम इंडिया हब है, ये हो गया। एक इसमें आ गया ज्ञान और नवाचार हब। ठीक है, एक टीम इंडिया हब है और एक ज्ञान और नवाचार हब है। ये टीम इंडिया हब क्या चाहता है, इसको आप इतना याद रखे हो, केंद्र व राज्य सरकार है। क्या मतलब हुआ इसका, ये राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ जोड़ने का कार्य करता है। टीम इंडिया हब है, ये इस प्रकार से आप बता सकते हो केंद्र और राज्य सरकारों को आपस में जोड़ना चाहता है, या इस प्रकार से कह सकते हो ये राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ये जो ज्ञान और नवाचार हब है ये क्या करेगा, ये नीति आयोग का जो थिंक टैंक है, थिंक टैंक है, ज्ञान और नवाचार हब में क्या आ गया, ये नीति आयोग की थिंक टैंक की क्षमताओं को मजबूत करता है। ठीक है ना, थिंक टैंक की जो कैपेसिटी है उसको मजबूत करने का कार्य है ये ज्ञान और नवाचार हब करता है। ठीक है, ये नीति आयोग है, आपका इसमें सारी चीजें आ गई, आप इस चीज को